हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस विद राकेश मीना सर एंड आवर टीम. सो गाइज, टुडे वी आर गोइंग टू आवर वीडियो टेस्ट सीरीज क्लास नंबर 14th. दोस्तों, ये जो क्लास होगी वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगी और ये वीडियो टेस्ट सीरीज़ दोनों ही मीडियम अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको पढ़ाई जाएगी. तो दोस्तों, जल्दी से क्लास को आप शेयर कर दीजिए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए. दोस्तों आपको ये वीडियो टेस्ट सीरीज़ सभी लाइब्रेरी से संबंधित एग्ज़ाम में काम आएगी और इस वीडियो टेस्ट सीरीज़ को आप अपनी नोटबुक में ज़रूर उतारें ताकि आप क्वेश्चन कभी ना भूलें और बार बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए. दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले लाइब्रेरी एग्ज़ाम से संबंधित सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे. आशा करता हूँ इस कोविड पेंडेमिक के तौर पे आप सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी कर रहे होंगे. दोस्तों, कभी कभी वॉइस मिसमैच हो जाती है बिकॉज़ ये वॉइस टेक्निकल इश्यूज़ रहते हैं, तो आप इनको माइंड नहीं कीजिएगा, आप अपने अध्ययन पे ध्यान दीजिएगा. दोस्तों, तो चलिए एक बार मैं फिर से आपका वेलकम करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल पे. वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस विद राकेश मीणा सर एंड आवर टीम. तो दोस्तों, चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्लास का वो है, व्हेन आइडियाज़ गेट ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए बॉडी ऑफ आइडियाज़ डैश इज़ फॉर्म्ड. जब विचार व्यवस्थित हो जाते हैं तो एक बनता है. दोस्तों, ऑप्शन 1 इज़ आइसोलेट, ऑप्शन 2 इज़ द सब्जेक्ट, ऑप्शन 3 इज़ द नॉलेज एंड ऑप्शन 4 इज़ द वर्ड. सो गाइज, प्लीज़ टिक द करेक्ट आंसर इन कमेंट बॉक्स. दोस्तों, आपको इसका जो भी उत्तर सही लग रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट बिना किसी देरी के, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ. द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सेकेंड. ऑप्शन नंबर सेकेंड इज सब्जेक्ट. यस गाइज, जब विचार व्यवस्थित हो जाते हैं तो एक विषय बनता है. क्या बनता है? एक विषय बनता है. दोस्तों, आइए इसके बारे में हम कुछ सूचनाएं जारी करते हैं या सूचनाएं जान लेते हैं. 1950 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने इन विचारों को सामने रखा था. ज्ञान को यूनिवर्सल, अर्थात यूनिवर्सल बोला तो यूनिवर्सल सभी जगह पाए जाने वाला, उस विषय के 4 संगठन या 4 गठन के तरीके बताए उन्होंने, जिनमें फर्स्ट था लूज असेंबल्स, सेकेंड इज था लेमिनेशन, थर्ड इज था डेसिक्शन एंड फोर्थ इज डेनुडेशन. ये चारों तरीके एक विषय के संगठन के बताए थे. किसने? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने. और कब बताए थे? तो दोस्तों, ये ध्यान रखना 1950 के अंदर इन्होंने एक रिसर्च की थी. इन पर ये 4 तरीके बताए थे. किसके? आइडियाज़ ऑफ फॉर्मेशन फॉर ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ सब्जेक्ट. आई होप गाइज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के ऊपर. क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपकी स्क्रीन के सामने है, गौर से देखिएगा. ए क्लास नंबर ऑफ ए बुक शोज. ऑप्शन 1 इज़ द कैटेगरी ऑफ बुक्स, ऑप्शन 2 इज़ द सब्जेक्ट ऑफ बुक्स, ऑप्शन 3 इज़ द साइज ऑफ द बुक्स एंड ऑप्शन 4 इज़ द कलेक्शन ऑफ द बुक. किसी पुस्तक की वर्गांक संख्या क्या दर्शाती है? दोस्तों, दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में आप क्लिक कीजिए और फटाफट बता दीजिए दोस्तों जो भी इसका राइट आंसर होगा. द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर 2. जी बिल्कुल दोस्तों, किसी पुस्तक की वर्गांक संख्या हमें क्या बताती है? सब्जेक्ट ऑफ द बुक, यानी उस विषय की पुस्तकों का वो वर्गांक हमें बताते हैं. दोस्तों, यानी वो किस विषय की पुस्तक है और उसका क्या नाम है, ये सारी जानकारी हमसे किससे मिलती है? क्लास नंबर से मिलती है. और क्लास नंबर क्या डिनोट्स करता है? सब्जेक्ट ऑफ द बुक. सेकेंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 3. 41st एडिशन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन कंसिस्ट इन हाउ मेनी वॉल्यूम्स. जो आपका डीडीसी का 21वां संस्करण है दोस्तों, कितने खंडों में बांटा गया है या कितने खंडों में पब्लिश किया हुआ है? ऑप्शंस आर 1 इज़ 4 वॉल्यूम्स, सेकेंड इज़ द 2 वॉल्यूम्स,
third is the 3 volumes, and fourth is the 5 volumes. So guys, please comment your answer in comment box. The options are, the right answer for this question is option number 1. Yes guys, option number 1 is the right answer for this question. 24 editions classification consists of 4 volumes and next is the डीडीसी के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा जो डीडीसी का ये जो संस्करण था 21वां संस्करण, वो कब पब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम में? वो जो पब्लिश हुआ था 1996 के अंदर फर्स्ट टाइम में पब्लिश हुआ था दोस्तों। और कितने वॉल्यूम्स में? 4 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और बात कर लेते हैं कि जो ये 21वां संस्करण था वो किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों ये डवे फॉर विंडो के नाम से जाना जाता था, जो सीडी रोम में फॉर्मेट में पब्लिश हुआ था दोस्तों। और ये किस बेसिस पे काम करता था? ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता था। और जो इनके पब्लिशर्स माने जाते हैं वो जॉन एस माइकल माने जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। In AACR 2 main entry of a serial publication published by a commercial publisher will be under. Option 1 is corporate body, option 2 is title, option 3 is editor, and option 4 is none of the above. So guys, please comment your answer in comment box. The right answer for that question is option number 2. Option number 2 is denoted by title. जी दोस्तों, जो शीर्षक होता है, यानी हिंदी में आपको बताना चाहूँगा ये पर्सन क्या कह रहा है। AACR 2 में एक व्यावसायिक प्रकाशक द्वारा प्रकाशित क्रमिक प्रकाशन के लिए मुख्य प्रविष्टि किसके अनुसार बनेगी? तो वो टाइटल के अनुसार बनेगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इन सभी क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में ज़रूर उतारें ताकि आप इनका बार बार अध्ययन कर सकें और आपकी प्रैक्टिस को एक इनिशियल लेवल मिल सके दोस्तों। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट डिनोट्स सी इन फॉलोइंग फॉर्मूला ऑफ ए बुक नंबर अकॉर्डिंग टू कॉलन क्लासिफिकेशन। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है दोस्तों। आई होप कि आप समझ पाएंगे इसको। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार एक किताब के निम्न परिसूत्र में सी क्या दर्शाता है? तो सी आपको क्या दर्शाएगा दोस्तों? ऑप्शन 1 इज़ क्लास नंबर, ऑप्शन 2 इज़ कॉपी नंबर, ऑप्शन 3 इज़ द कलेक्शन नंबर, एंड ऑप्शन 4 इज़ क्रिटिसिज्म ऑफ बुक। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर 2। यस गाइज, कॉपी नंबर यानी सी क्या प्रदर्शित करेगा? कॉपी नंबर प्रदर्शित करता है कि उस क्लास की कितनी कॉपीज़ पब्लिश हो चुकी है और कितनी पब्लिश होना बाकी है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये फुल फॉर्म कई लाइब्रेरियन से संबंधित डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। तो आप अच्छे से इसको अध्ययन करना। और मैंने भी पिछले वीडियोस में इसकी फुल फॉर्म कई बार बताई है आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसका गलत आंसर कभी नहीं देंगे। तो जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। फुल फॉर्म ऑफ OPAC इज़, ऑप्शन 1 इज़ ऑनलाइन प्राइवेट एक्सेस कैटलॉग, ऑप्शन 2 इज़ ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑप्शन 3 इज़ ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग पर्सनल एक्सेस कैटलॉग, एंड ऑप्शन 4 इज़ ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। So guys, option 2 and option 4 is same. So these are correct answer for this question. I hope you understand this situation because it is a typing mistake through the typist. So guys, question number 2 right answer is option number 4th and 2nd, online public access catalog.
It is an online database in settled in library for information in freely. Next is the question number 7th. Present ISBN. ISBN full form is International Standard Book Number. Consists of how many digits? Option 1 is 11, option 2 is 12, option 3 is 13, option 4 is 14. So guys, right answer for that question, please comment box. The right answer for this question is option number 3 is 13 is correct answer for this question. We are discussing a few points about ISBN. Who was father of developer of ISBN is David Whitaker. Yes guys, David and developed in the year of 1970 and इसका जो प्रकाशन या जो इसका आविष्कार हुआ था 1970 में हुआ था दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूँगा फर्स्ट टाइम जो ISBN पब्लिकेशन या पब्लिश्ड हुआ था वो USA के अंदर हुआ था इन द ईयर ऑफ 1968। आप सभी ये जानकारी याद रखना। और जो 1985 से लेके आप करंटली में इसका प्रकाशन या ISBN कौन सी संस्था प्रदान करती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा that is RRLF. Yes guys, RRLF will be provide ISBN. That means Raja Ram Mohan Roy Library Foundation. It is also located is Kolkata and it is a central reference library. So guys, and it was also formed and established in the year of May 1972. And we are forwarding the question format. So 1st January 2007 the ISBN is 13 digit published. ओके गाइज, यानी 1 जनवरी 2007 से ISBN 13 अंकों के रूप में प्रकाशित या पब्लिश्ड किया जाता है दोस्तों। और ये एक ऐसा नंबर होता है जिससे पुस्तक की पहचान होती है कि उसके द्वारा दूसरी पुस्तकें या उसके नकली पुस्तकें या जाली पुस्तकें ना छप सकें। तो ये एक यूनिक कोड होता है जो अल्फ़ा न्यूमेरिकल बेसिस पे बनता है 13 अंकों के डिजिट से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 8th। What is the known when a catalog in which some entries are in the number of entry and some are words entries as per the cataloging classified code with the additional register for a dictionary catalog code of S.R. Ranganathan। हिंदी में मैं आपको बताना चाहूँगा प्रश्न क्या कह रहा है कि सूची जिनमें कुछ प्रविष्टियों में एवं कुछ प्रविष्टियाँ शब्द में हो ऐसी सूची को S.R. रंगनाथन के CCC कोड के अनुसार क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 इज़ अल्फ़ाबेटिकल कैटलॉग, ऑप्शन 2 इज़ क्लासिफाइड कैटलॉग, ऑप्शन 3 इज़ सब्जेक्ट कैटलॉग, ऑप्शन 4 इज़ द डिक्शनरी कैटलॉग। सो दोस्तों, इसका जो भी राइट आंसर आप सभी को अपने मन में लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए। द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज़ क्लासिफाइड कैटलॉग। Yes दोस्तों, that is the name of classified catalog. Next is question number 9th. Question number 9th is the most important question according to cataloging and classification subject. Anglo-American Cataloging Rules 2 AACR 2 was published in which year? Option 1 1967, option 2 is 1968, option 3 is the 1977 and option 4 is 1978। जो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 है वो कब प्रकाशित हुआ या किस वर्ष में उसका प्रकाशन किया गया था दोस्तों। सो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए इसके राइट आंसर की बात करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा आप सभी बता दीजिए अपने हिसाब से, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ दोस्तों।
द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4th। यस गाइज, ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। जो AACR फर्स्ट टाइम जो यूज्ड हुआ था या फर्स्ट टाइम जो पब्लिश्ड हुआ था वो 1967 में पब्लिश्ड हुआ था दोस्तों। उसके बाद इसका सेकेंड वर्जन जो आया था वो 1978 में आया था। इट इज़ ए रिवाइज्ड वर्जन ऑफ एंग्लो कैटलॉगिंग रूल्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 10th इज what is called when a book is printed again with substantial changes or with addition in text। किसी पुस्तक का पुनः पर्याप्त परिवर्तन या अतिरिक्त पाठ्य सामग्री के साथ प्रकाशन क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 इज रीप्रिंट, ऑप्शन 2 इज मल्टी वॉल्यूम बुक, ऑप्शन 3 इज एडिशन एंड ऑप्शन 4 इज ट्रांसलेटेड बुक। दोस्तों ये एक सीधा साधा क्वेश्चन है। अगर आपने लाइब्रेरियन की संबंधित कोई भी तैयारी की है या आपने लाइब्रेरियन के बुक्स के रिगार्डिंग कुछ भी पढ़ा है तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, एडिशन। एडिशन इज करेक्ट आंसर। दोस्तों किसी भी पुस्तक का हम उसमें कोई भी अशुद्धियाँ निकाल कर उसको वापस से सही करते हैं या उसके वर्जन में वापस नया वर्जन डालते हैं या हम कुछ भी नया पुस्तक में थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो जब भी पुस्तक प्रकाशित होगी प्रिंटेड फॉर्मेट में तो वो एडिशन कहलाती है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू लाइब्रेरी लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 11th। In colon classification, intra-array phase relation is used for representing relationship between which one of from following। द्विबिंदु वर्गीकरण के अंत पंक्ति दशा संबंध का उपयोग निम्न में से किससे संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 इज 2 मेन क्लास, ऑप्शन 2 इज 1 मेन क्लास 1 facet 2 array in isolated on one and the same array, third is 1 main class 2 facets or 2 array isolates, ऑप्शन 3 इज़ 1 मेन क्लास 2 facets 2 chain isolates। दोस्तों अगर आपने कॉलन क्लासिफिकेशन के रूल्स पढ़े होंगे तो इस आंसर का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप कॉलन क्लासिफिकेशन के जो बेसिक फंडामेंटल्स है एक बार अच्छे से पढ़ें। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा अपने राकेश मीना सर की एक लाइव क्लास ले रखी है सर ने कॉलन क्लासिफिकेशन की महामैराथन के नाम से, वो आप ज़रूर देखिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए इसका राइट आंसर मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा दोस्तों। 1 मेन क्लास 1 facet क्लास 2 array in isolates on one and the same array। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा प्रलेखित सूचना स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेशन सोर्सेज। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आ गया हमारा ये रेफरेंस एंड इन्फॉर्मेशन सोर्स यूनिट से आया है, तो अच्छे से इसको क्लैरिफाई करना आप। मैं बताता हूँ इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। द ऑप्शंस आर रिसर्च मोनोग्राफ्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस पेपर एंड यूनिवर्सिटी। सो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप्स के अंदर। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही नई नई वीडियो बनाने के लिए हमें एक मोटिवेशन मिलता है। आपके कमेंट्स ही हमें प्रेरित करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे क्वालिटी एजुकेशन वीडियो बनाएं और इन वीडियो से हम आपको प्रेरित करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए इसका सही उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए। द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज़ यूनिवर्सिटी इज़ ए नॉन डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन बट 3 इज़ डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन सोर्सेज। Just like as a research monograph, it is a primary source of information. Second is research reports, it is a primary source of data and information. Third is a conference papers. That is a 3 options are combinedly used in प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। ये जो तीनों ऑप्शंस आपको दे रखे हैं दोस्तों ये सारे के सारे अपने रिसर्च के जो काम किया जाता है या
अपन कह सकते हैं जो डाटा का प्रकार होता है या सूचना के जो संसाधनों के जो प्रकार होते हैं वो प्राथमिक प्रकार में प्रकाशित होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 13। Who said that reference service is the process of establishing contact between reader and his document in a personal way? यह कथन किसका है कि संदर्भ सेवा पाठक और उसके प्रलेख के मध्य व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करने की एक प्रक्रिया मानी जाती है। यह कथन किस ने कहा था? तो आपके ऑप्शंस हैं मार्गेट होचेंस ने, ऑप्शन सेकंड इज डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ऑप्शन 3 इज जेम्स आई वेयर, ऑप्शन 4 इज जोसेफ चेद। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सेकंड। यस गाइज, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कहा था कि संदर्भ सेवा पाठक और उसके प्रलेख के मध्य व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करने की एक प्रक्रिया। दोस्तों संदर्भ सेवा में यही किया जाता है कि आपको अगर लाइब्रेरी में कोई भी पुस्तक या कोई भी दस्तावेज नहीं मिल रहा है तो उसके बारे में आपको जो संदर्भ लाइब्रेरियन है वो आपको एक दूसरे में पाठक के बीच में संपर्क स्थापित करने का कार्य करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी इसको। आर्टिकल पब्लिश्ड इन रिसर्च जर्नल आर, शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख कौन से लेख कहलाते हैं या कौन से स्रोत कहलाते हैं? संदर्भ स्रोत की बात चल रही है दोस्तों यहाँ पे। ऑप्शन 1 इज रेफरेंस सोर्स, ऑप्शन सेकंड इज सेकेंडरी सोर्स, ऑप्शन 3 इज प्राइमरी सोर्स, ऑप्शन 4 इज टेरिटरी सोर्सेज। द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 is right answer for this question. Yes guys, option 3 is right answer for that question. Primary source बताना चाहूँगा दोस्तों, the primary source is published in first time uses just like as a research paper, research monographs, research articles and conference meetings. It is also example of primary source of data and information source and reference sources. जो प्राइमरी सोर्स होता है दोस्तों ये प्रथम बार प्रकाशित किए जाते हैं, ये एकदम बिल्कुल नए आंकड़े माने जाते हैं दोस्तों, और इनको पहली बार ही प्रकाशित व लिखा जाता है दोस्तों। इनको लिखने या प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य सहायक दस्तावेज की आवश्यकता कभी नहीं होती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एक इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छे से इसको क्लैरिफाई कर पाएंगे। What type of information source India whose New Delhi Info publication is? Geographical source, bibliographical source, research report, conference proceeding. The right answer for that question is option number second is right answer. यानी इंडिया जो इन्फो पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है नई दिल्ली से, वो क्या काम करता है? आप जितनी भी जीवनी स्रोत है उनका प्रकाशन करता है दोस्तों। और ये कब से प्रकाशन किया जाता है इसका? ये एनुअल बेसिस पे 1969 पे प्रकाशन किया जाता है, तब से निरंतर प्रकाशित कर रहा है दोस्तों, एनुअल बेसिस यानी वार्षिक प्रणाली के आधार पर। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 16। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन 1 इज नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता, ऑप्शन 2 इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया खड़गपुर, ऑप्शन 3 इज अन्ना सेंचुरी लाइब्रेरी चेन्नई, एंड ऑप्शन 4 इज दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। सो गाइज टेल मी द करेक्ट एंड राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स अपना जो भी राइट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से मेंशन कर दीजिए दोस्तों। ये एक लाइव रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस है, तो आप अच्छे से इस वीडियो क्लास को देखिए एंड तक। The right answer for that question is option number 1. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन करता है, और ये कब से प्रकाशन हो रहा है दोस्तों? 1987 से इसका कंटिन्यूसली प्रकाशन हो रहा है। कब से? 1987 से निरंतर इसका प्रकाशन हो रहा है। द कंटिन्यूसली पब्लिश्ड बाय इन द ईयर ऑफ 1987। नेक्स्ट इज द
क्वेश्चन नंबर 17th, हु इज़ कॉल्ड ए फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी? ऑप्शन 1 इज़ पोला आउटलेट, ऑप्शन 2 इज़ कोनार्ड गेस्नर, ऑप्शन 3 इज़ जेसी बर्नेट, ऑप्शन 4 इज़ एसी फोस्केट। बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची का जनक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? दोस्तों एक कॉमन क्वेश्चन है, इसका जल्दी से अपना राइट आंसर बता दीजिए। द राइट आंसर होगा, वो आप सभी को पता है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, कोनार्ड गेस्नर इसका सेकंड आंसर राइट होगा। यानी कोनार्ड गेस्नर किसके पितामह कहलाते हैं? बिब्लियोग्राफी या ग्रंथ सूची के पितामह माना जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18th, विच वन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई रिसोर्सेज जस्ट लाइक एज ऑप्शन ई मैगजीन, रेफरेंस डाटाबेस, मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। कौन सा ई स्रोत नहीं है वो आपको बताना है। द ऑप्शंस आर, ऑप्शन 1 इज़ ई मैगजीन, ऑप्शन 2 इज़ रेफरेंस डाटाबेस, ऑप्शन 3 इज़ मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स, ऑप्शन 4 इज़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कोविड महामारी के दौरान आप अपने घरों में सुरक्षित रहे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे रहे हैं और इस समय का सदुपयोग करिए। दोस्तों वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, आप अपनी तैयारी को एक इनिशियल लेवल पे ले जाइए दोस्तों, क्योंकि ये जो टाइम आपको मिला है वो आपको बार बार नहीं मिलेगा। सभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रखे हैं अभी, और डीएसबी और डीयू जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की जो वैकेंसी है, आपके सामने सुनहरा मौका है दोस्तों। जल्दी से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि इसमें अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली रात को 9 बजे लाइव वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस का आयोजन किया जाता है, तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी का आह्वान कीजिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे दोस्तों। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल क्वांटिटी बेसिस पे प्रोवाइड कराऊँ दोस्तों। आप क्वांटिटी पे ध्यान मत दीजिए कि क्वांटिटी कितने क्वेश्चन किया, भले ही अपन 20 क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन आप उसके क्वालिटी पे बेसिस पे ध्यान दीजिए कि क्वालिटी किस लेवल के क्वेश्चन है। दोस्तों मार्केट में हज़ारों बुक्स पड़ी हैं, आप उन बुक्स से अध्ययन कर लीजिए। आफ्टर दैट आप इन वीडियो सीरीज़ को देखेंगे तो आपको क्वालिटी का पता चल जाएगा। तो दोस्तों जो 18th क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यस गाइस, जो पांडुलिपियाँ होती हैं अर्थात वो ई एडिशन में पब्लिश नहीं की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19th, abstracting periodicals are which type of sources? Option 1 is primary sources, option 2 is secondary sources, option 3 is tertiary source, option 4 is code of practice। सारकण जो पत्रिका है किस तरह का स्रोत माना जाता है? दोस्तों आपने जब अपने डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस या बैचलर लाइब्रेरी साइंस या मास्टर लाइब्रेरी साइंस किया होगा तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा या एक यूनिट पढ़ी होगी इंडेक्सिंग सर्विसेज की। तो अगर आपने वो इंडेक्सिंग सर्विसेज की यूनिट पढ़ी होगी या इंडेक्स सर्विस की यूनिट पढ़ी होगी तो वो यूनिट आपके इतने इम्पोर्टेंट होती है कि लाइब्रेरी एग्ज़ाम्स में उस यूनिट्स में से कम 2 से 3 क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सामने सेकेंडरी सोर्सेज, जो द्वितीयक स्रोत में आते हैं। यानी सारकण पत्रिकाएं या पत्र जो भी होते हैं वो द्वितीयक स्रोत में आते हैं। ये प्राथमिक डाटा होता है या प्राथमिक स्रोत होते हैं उनकी सहायता से तैयार किए जाते हैं और ये एक सहायक स्रोत होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, प्राथमिक स्रोत की सहायता से तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया ए रेफरेंस एनुअल इज़ पब्लिश्ड बाय होम? इंडिया ए रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन कौन करता है? ऑप्शन 1 इज़ इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट न्यू दिल्ली, नेशनल बुक ट्रस्ट न्यू दिल्ली, पब्लिकेशन डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग न्यू दिल्ली। सो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। यस गाइज, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन कौन करता है? पब्लिकेशन डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग न्यू दिल्ली। और ये कब से चल रहा है इसका प्रकाशन?
फर्स्ट टाइम 1954 से लेके यानी 1954 से लेके 1998 से कंटिन्यूसली प्रकाशन चल रहा है दोस्तों। आई होप कि आप ये जो वीडियो सीरीज़ मैंने आपको बताई है, ये पढ़ाई है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये 20 क्वेश्चन करके आप दोस्तों इन 20 क्वेश्चन से आप 100 क्वेश्चन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके व्यू के अकॉर्डिंग, कि आप उस क्वेश्चन को किस तरह से पढ़ते हैं दोस्तों। आप ऑप्शन के चारों तरफ ध्यान दीजिए कि चारों ऑप्शन क्या कह रहा है और क्या ऑप्शंस के व्यूज़ हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। और दोस्तों ऐसे ही नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस विद राकेश मीणा सर को सब्सक्राइब ना करना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और लाइक कर दीजिए वीडियो को दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपकी इस वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प हुई हो तो एक बार लाइक बटन ठोक दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए क्लास को हम विश्राम देते हैं यहीं पे। मिलते हैं कल फिर रात 9 बजे एक नई क्लास के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, ध्यान रखिए अपना।